ये प्लेटर आपकी भूख पे, आपके घर के अफराद के नंबर पे डिपेंड करता है। आप इसको जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिश अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी रमज़ान की स्पिरिट को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमज़ान की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं कुसिट इन द किचन। We are very pleased to announce that we are partnering with Coca-Cola Pakistan for these special episodes of Kusit in the Kitchen. हम अपने शो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं। आपको हमारा एक नया एपिसोड देखने के लिए मिलेगा एक दिन के वक्फे से, यानी थ्रू आउट रमज़ान आप 15 एपिसोड देख सकेंगे हमारे इस शो की, और आपके लिए हर दफ़ा एक नई रेसिपी होगी और गपशप होगी अबाउट सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आपको बताता हूं कि हम जा रहे हैं इजिप्ट की तरफ, और जो डिश बना रहा हूं उसके नाम में ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, फटे। फटे जो मैंने पढ़ा और जो मैंने देखा उसके हिसाब से ब्रेड को कहते हैं, यानी एक कोई भी प्लेटर नुमा डिश जो ब्रेड के साथ बनती है। फ्रेश ब्रेड भी हो सकती है, टोस्टेड भी हो सकती है, स्टेल ब्रेड भी हो सकती है। सो ये डिश मैंने चोरी की है जी नाइजेला लॉसन की एक रेसिपी से। उसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैंने अपना मिलावट करने की कोशिश की है। आई एम कॉलिंग इट बीफ बैंगन फटे। I hope I'm pronouncing it correctly. I can be corrected if you'd like to correct me. जरूर बताइएगा ये फतेह है, फतेह है, फतेह किस तरह बोलना है। और जो फिल्म है जी खुदा के लिए के ऊपर बात करेंगे, शुएब मंसूर साहब की मशहूर ज़माना, एक लैंडमार्क किस्म की फिल्म है in the history of Pakistani cinema. So let's begin our today's first Ramzan special episode with beef bangan fete and खुदा के लिए. The ingredients that you will need for this dish are ये डिश बनती है जी 2 से 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है बीफ और बैंगन को पकाने का, और जैसे आप समझें कि एक रेगुलर सालन आप पकाते हैं उसी टेक्निक पे ये बनेगा। ये चूल्हा मैंने किया है ऑन, और आप समझें कि इसको आपने बस मीडियम से फ्लेम पे अभी रखना है। चूंकि इसमें ऑयल कम इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसीलिए प्याज को ज़रा अल्टा पलटा लेंगे। बीफ जो चाहिए जी आपको, वो इसमें जिसको आप हाथ का कुटा हुआ बीफ कहते हैं वो बीफ चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा बारीक मशीन का निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आपने छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स या आप डाइसेस समझ लीजिए, आपने उसमें इस साइज का बैंगन को भी काट लेना है। तो अब प्याज तकरीबन सारा ट्रांसलूसेंट सा हो चुका है, यानी नरम हो चुका है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, आपने इसको बिल्कुल अपने देसी मसाले की तरह ज़्यादा फ्राई नहीं करना। सो अब इसमें जाएंगे जी बैंगन हमारे। अच्छा जी, ये थोड़ा थोड़ा जैसे नरम होना शुरू जब हो तो अब इसमें हम डालेंगे जी जो स्पाइसेस जाने। सबसे पहले आते हैं जी नमक की तरफ। आई एम गोइंग टू पुट 1 फुल टीस्पून, क्योंकि इसमें बीफ भी जाना है बाद में। ये है जी सूखा धनिया पिसा हुआ। इसको मिला लेते हैं। आग आपने हल्की रखनी है क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए। One other very interesting spice that has to go, इसको कहते हैं जी जनाब सुमक। सुमक जो है ये भी टर्किश खानों में और ये मिडिल ईस्ट की तरफ आपको ज़्यादा मिलती है। मैं फिगर आउट नहीं कर पाया ये होता क्या है। थोड़ा खट्टा सा, थोड़ा तीखा सा इसका जायका होता है, ऑलमोस्ट स्वीट भी होता है, एक हिंट उसके अंदर। तो मैं 1/4 टीस्पून ऑफ सुमक अभी ऐड कर रहा हूं, और बाकी का मैं बाद में डालूंगा गार्निश के वक्त। मसाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है आई विल ऐड अ छींटा ऑफ पानी। तो जी इसमें जाना चाहिए बहुत थोड़ा सा पानी ताकि मसाला लगे ना। इसको अब हम गलावट की तरफ ले जाएंगे, और वो गलावट शुरू हो चुकी
मसाले रच रहे हैं। The big challenge in रमज़ान is कि खाना आपको अंदाज़ों से पकाना पड़ता है, नमक, मिर्च, मसाला। So again, rule of thumb यही है कि आप हौला रख लें हाथ, ताकि ज़्यादा हो गया तो वो खाना मुश्किल हो जाएगा। So at this stage when you can see कि जो प्याज और बैंगन हैं वो दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे अपना कीमा। बीफ के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है जी कि बीफ अगर आपको गोश्त अच्छा मिल गया है, यानी सही बुचर से आपने लिया है, तो बीफ पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ख़ासतौर पे व्हील। तो आपने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा घबराना नहीं है कि कच्चा ना रह जाए, क्योंकि अगर बीफ आपको टेंडर मिल गया है तो इट विल टेक अ वेरी लिटिल टाइम टू कुक। जैसा कि मैंने बताया था कि फेटे का मतलब है कि इसमें एक ब्रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक इम्पॉर्टेंट आइटम है। तो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है पीटा, और आप स्टील पीटा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पीटा को ओवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं, यानी पकी हुई पीटा को आप ओवन में ज़रा क्रिस्प कर लें। सबसे पहले आपने हाफ्स में काटा, बेसिकली लाइक अ पिज़्ज़ा। सो ऑलमोस्ट ये इस तरह के साइज़ की पीटा आपके पास आ जानी चाहिए, राइट? पीटा कुछ फनी सी हो गई है आई थिंक, बट टोस्ट होके ठीक हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है जी, हम करेंगे एक तवे के नीचे चूल्हा ऑन और इसको गर्म होने देंगे, और हमने बगैर किसी चीज़ के, नो बटर, नो ऑयल, नथिंग, यू आर ओनली गोइंग टू टोस्ट दिस पीटा ऑन तवा। और उसके बाद जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, यानी थोड़ा सा ये इसकी इस तरह का टेक्सचर नहीं रहेगा, इट विल बी प्रॉपर्ली टोस्टेड, तो हम इसको तवे से उतार के साइड पे रख लेंगे। डोंट वरी कि ये ठंडी होती है या गर्म रहती है, यू शुड वरी अबाउट दैट। जितनी ठंडी होगी बल्कि उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उतनी कुड़कुड़ी हो जाएगी, ऑलमोस्ट लाइक अ पापड़। इधर बीफ को अगर आप देखें तो जी बीफ ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तवा हो चुका है तकरीबन गर्म। एक और काम आप कर सकते हैं, मैं कुछ स्टेप्स हमेशा उल्टे कर जाता हूँ। आप इस पीटा को साबुत भी मेरा ख्याल है तवे के ऊपर टोस्ट कर सकते हैं, फिर बाद में उसके स्लाइसेस कर लें, बट समहाउ आई फील कि ये इस तरह शायद ज़रा इनके कॉर्नर्स भी अच्छे से पक जाएं। बट एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, आपने घबराना नहीं है। मैं खान साहब की तरह नहीं कह रहा, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि एंड में इसकी प्रेजेंटेशन के वक्त पे ट्रस्ट मी, इट्स ऑल गोइंग टू कम टुगेदर क्वाइट नाइसली। सो परेशान ना होइएगा कि इनके टुकड़ों के साइज अगर एक जैसे नहीं है तो। सो इसको धीरे धीरे टोस्ट होने देंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुओं से दूर रहें और सब्र का मुजाहिरा करें। ओए होए, कुछ साइड जरा लो, जल्दी 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 जल्दी। Alright, so I think it would hardly take like on a lowish flame, but on a hot tawa, it will take about less than 2 minutes on each side. Okay, this pita is done. So I'm going to do something with it and I'll see you in a flash. तो आप देख सकते हैं कि पीटा ब्रेड को मैंने टोस्ट करके इस तरह ट्रायंगल्स की शक्ल में इनको अब मैंने साइड पे कर दिया है। कीमा ऑलमोस्ट डन है और कीमे को मेरा ख्याल है अगले 3 से 4 मिनट में हम बस पकाना बंद कर देंगे। ओह, बैंगन मस्ट बी फीलिंग क्वाइट लेफ्ट आउट। बैंगन आप भी, यानी कीमा और बैंगन दोनों पक रहे हैं। हम चलते हैं जी अपनी तीसरी स्टेज की तरफ, एज इन द थर्ड स्टेप। सो जो तीसरी चीज़ है, रोटी हो गई, सालन हो गया, अब इसके साथ एक सॉस नुमा चीज़ या जो भी आप उसको कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, ये है जी ग्रीक योगर्ट। अब ग्रीक योगर्ट यहाँ पे मिलने लग गया है डब्बे में, तो ज़रा आसानी हो गई है, वरना बेसिकली दही जो ज़रा थोड़ा सॉलिड होता है, जो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता। सो आप अगर घर में रेगुलर दही को मलमल के कपड़े के अंदर ड्रेन कर लें अच्छी तरह से, उसका एक्सेस वाटर निकाल दें, तो जो कुछ पीछे बचेगा दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक ग्रीक योगर्ट। ये सॉस बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में घबराइएगा मत, ये आप थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सो जी, दिस बोल ऑफ ग्रीक योगर्ट, tahini, तिल की पेस्ट, और इसके लिए ज़रूरी ये है जी कि आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, या फ्रिज से निकाल के रखें वरना tahini काफ़ी ढीठ हो जाती है। Now I have with me about say 1/3 cup
ऑफ नींबू का जूस। सो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें जाएगा जी लहसुन, और ये मोटू मोटू से लहसुन है तो मेरा ख्याल है ये 3 काफ़ी होंगे। अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपने इसको फाइनली इसके अंदर डालना है, ये समझ लीजिए कि चॉप करके। अच्छा जी, सो इसके अंदर जी ये 3 मोटू मोटू जो गार्लिक के क्लोव्स थे उनको मैंने बहुत फाइनली अंदर ग्रेट करके ऑलमोस्ट डाला है, और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा जो है जनाब, wow, I think it's the first time I'm using both my hands at the same time to cook, but I think कीमा हो चुका है। कीमे को मैं करने लगा हूँ बंद, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगा। ढकने से क्या होगा जी, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहेगा, और उसके अलावा थोड़ी सी हीट जो अंदर रहेगी उससे मजीद वो हल्का हल्का पकता रहेगा। ये 1/4 टीस्पून टाइप सॉल्ट जाएगा। जब ये इस तरह की क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का हो जाए देन इट्स रेडी। आई थिंक इसको सॉस ही कह लेते हैं क्योंकि मुझे कोई और नाम नहीं आ रहा है। इट लुक्स लाइक अ सॉस, अ वेरी क्रीमी सॉस। सो इसको भी मैं साइड पे करने लगा हूँ। कीमा इज रेडी, पीटा इज रेडी, सॉस इज रेडी, और इन सबको बस अब ऑलमोस्ट सिर्फ असेंबल करने का प्रोसेस रह गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शुएब मंसूर साहब की फिल्म खुदा के लिए के बारे में। दी ओजी शोमैन शुएब मंसूर साहब, किंग, एब्सोल्यूट किंग। टेलीविजन की हम बात करें, शुएब साहब ने अपने वक्त से बहुत आगे का काम बहुत पहले कर लिया। टेलीविजन के शोज, टेलीविजन के ड्रामाज, म्यूजिक वीडियोस, और फिर एक बहुत ही क्या कहना चाहिए एक ऑर्गेनिक उस जर्नी का जो स्टॉप था वो बनता था कि शुएब साहब फिल्म भी बनाए। तो शुएब मंसूर साहब की पहली फिल्म खुदा के लिए यकीनी तौर पे ये जो एक रिवाइवल ऑफ सिनेमा या न्यू एज पाकिस्तानी सिनेमा की हम बात करते हैं, उसकी बुनियादी ईंट खुदा के लिए है। ये मैं अपनी जो भी छोटी सी थोड़ी सी अथॉरिटी है मेरे पास, मैं उससे हल्फिया कह सकता हूँ। शुएब साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के उस वक्त के द लीडिंग मैन शान को लिया। शुएब साहब ने एक राइजिंग स्टार को लिया जो कि अब के द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान है, फवाद खान। मॉडलिंग और एक्टिंग की बैकग्राउंड से जो उस वक्त की सुपर मॉडल थी ईमान अली, उनको लिया। और फिर टेलीविजन के जो जिन टाइप मुस्तनद सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स में थे। सो बिगिनिंग विद कास्टिंग इट जस्ट हैड अ वेरी फ्रेश अपील टू इट। खुदा के लिए का म्यूजिक ना सिर्फ बहुत अनयूजुअल और बहुत फ्रेश था, बल्कि मुझे लगता है इट ऑलमोस्ट मेड अ फाउंडेशन फॉर हाउ द करंट म्यूजिक सीन ऑफ पाकिस्तान इज। आप कोक स्टूडियो को उठा लें, आप जो नए बच्चे अब म्यूज़िक बना रहे हैं उनका काम देख लें कि किस तरह से आप अपनी पुरानी रिवायत को या बेस को आप उठा के फेंकते नहीं हैं, बल्कि आप उसको एक नई जिद्दत देने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट शुएब साहब डिड। फिर हम बात करें अगर कहानी की, शुएब साहब मुझे लगता है वक्त की और करंट वक्त की नब्ज को भी बहुत अच्छा समझते हैं कि किस टॉपिक को किस वक्त पिक करके उसके ऊपर बात करनी है। सो 9/11 के बैकड्रॉप में हमारे हिस्से की कोई काउंटर नैरेटिव नहीं बनी थी, पर्टिकुलरली इन सिनेमा। एंड शुएब साहब ने उस बड़े टॉपिक को और उस अहम टॉपिक को ना सिर्फ उठाया बल्कि उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी ड्रामे की और थोड़े थोड़े एग्जैजरेटेड ड्रामे की फॉर इफेक्ट, वो भी उन्होंने क्रिएट किया सो दैट द वर्ल्ड गेट्स टू नो आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम सब टेररिस्ट नहीं हैं। हम जब ट्रैवल कर रहे थे उन दिनों में तो सबके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, खासतौर पे अमेरिका एक बहुत बड़ा, आई थिंक हम सबके लिए इट सॉर्ट ऑफ बिकेम लाइक अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इमिग्रेशन के हवाले से वहाँ पहुँच के आपकी ऑल ऑफ दैट। अब आप एक फिल्म के अंदर लेकर आ रहे हैं और फिल्म में शुएब साहब की मेरा ख्याल है जीनियस शुरू होती है उनकी लिखाई से। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे शान का कैरेक्टर जब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाते हैं क्योंकि वही उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि वो भी टेररिस्ट है, तो उसने एक तावीज़ पहना होता है। और तावीज़ अगर आप सब ने आई एम श्योर कभी ना कभी तो देखे होंगे, तो तावीज़ में नंबर्स लिखे होते हैं और एक ऐसे चार्ट सा बना होता है। सो उसमें एक सीन है कि वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वो उसको खोलते हैं तो उसमें 9 और 11 कहीं लिखा होता है। एंड दैट्स व्हाट दे यूज़ एज अ प्रूफ पॉइंट
कि ये बंदा 9/11 के उस प्लान का हिस्सा रहा है। एंड आई रिमेंबर जब सिनेमा मैंने वो सीन देखा, आई वाज लाइक वाओ, लाइक अ जीनियस स्ट्रोक, रोंगटे खड़े कर देने वाला। शोएब साहब झिझकते नहीं हैं और ऐसे मौज़ूआत पे बात करते हैं। मौसीकी के हवाले से हमारा रिलीजन क्या कहता है, शोएब साहब ने बाकायदा एक थीसिस प्रेजेंट किया और उस थीसिस के अंदर रिसर्च किसने की? गामदी साहब ने। फिर जब बारी आई कि ये किससे कहलवाया जाए, ये कौन अदाकार बात करेगा, तो वो भी शोएब साहब जैसा ही कदावर इंसान, नसीरुद्दीन शाह साहब जैसे कदावर इंसान को कन्विंस कर सकता था उस गेस्ट अपीयरेंस के लिए। और वो जो एक मोनोलॉग है, मतलब सन्नाटा, पूरे हॉल में सन्नाटा। एंड आई रिमेंबर DHA लाहौर में मैंने वो देखी, DHA सिनेमा में, एंड 5-6 लोग मुझ समेत हम खड़े हो गए तालियां बजाते हुए, बिकॉज वो डायलॉग जैसे जैसे वो बोल रहे थे नसीर साहब, एंड जो बात हो रही थी उसमें। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, अ स्टनिंग फिल्म विजुअली ऑल्सो। यू नो, आप सिर्फ ये देखें कि जी अमेरिका, लाहौर और अप नॉर्थ, आपका पूरा शोएब साहब ने जिस तरह से वो कहानी को ट्रैवल करवाया, एक्सीलेंट सिनेमेटोग्राफी, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, आई थिंक वन ऑफ शान्स बेस्ट परफॉर्मेंसेस। फवाद ऑल्सो लुक्स really amazing, and वो जिस तरह से उस रोल में फिट हुआ है, बिकॉज वो जो एज दिखाई गई है कि वो कितना इम्प्रेशनेबल है वो कैरेक्टर। एंड ईमान अली ऑल्सो हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। सो अगर आपने नहीं देखी, आपको खुदा के लिए ज़रूर देखनी चाहिए। और शोएब साहब जो अपने जीनियस स्ट्रोक्स का सिलसिला लिए चल रहे हैं, सो इस फिल्म का नाम था खुदा के लिए, दूसरी का नाम था बोल, तीसरी का नाम था वरना, और अब चौथी का नाम है आसमान बोलेगा। सो शोएब साहब जो भी करते हैं, आई डू वांट कि किसी दिन मुझे उनके दिमाग में, उनके उस ब्यूटीफुल माइंड में झांकने का मौका मिले, जो क्या क्या कुछ सोचता रहता है और क्या क्या खूब सोचता रहता है। सो वील गो बैक टू आवर फटे। अब मैं आ गया हूं अपने प्लेटर के साथ। ये प्लेटर आपकी भूख पे, आपके घर के अफराद के नंबर पे डिपेंड करता है। आप इसको जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिश अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी रमज़ान की स्पिरिट को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस प्लेटर में जब आप सब मिल के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके जी, पीटा की एक लेयर पहले हम नीचे बिछाएंगे जी। इसके ऊपर जनाब अब जाएगा कीमा और बैंगन, आपका जैसे दिल चाहे आप इसके ऊपर इसको डाल सकते हैं। तो जी इसके ऊपर जब सॉस चली जाएगी तो एक और इंग्रेडिएंट जो है वो है ये फलों का बादशाह। वैसे आम को कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जिसके सर पे एक्चुअली ताज बना होता है छोटा सा, वो अनार होता है। और अनार बड़ी एक अजीम चीज़ है। सो अनार के दाने जो हैं, लाल अनार के, वो इसके ऊपर जाएंगे। और मैं नाइजेला जी की तरह ही डालना चाहूँगा। उन्होंने इस तरह लम्प्स ले लेके एक एक कॉर्नर में यूं डाल दिए। सुमक जो है वो एक स्पाइस है जी, मिडल ईस्टर्न टर्किश स्पाइस है। इसका एक छिड़काव सा करना है। और थोड़ी सी जो है, जस्ट फॉर ब्यूटी, आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ कुटी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, वही बस एक डस्ट की तरह। फाइनल टच के लिए जनाब रोस्टेड पीनट्स, जो कि आप पैकेट वाले ख़रीद सकते हैं। ये सॉल्टेड हैं और रोस्टेड हैं। सो ये पीनट्स जाएंगे और साथ में जाएगा जनाब अब थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा शशका ऑफ सम मिंट, क्योंकि जहाँ लाल रंग है, सफ़ेद रंग है, ब्राउन रंग है, वहाँ हरियाली कैसे ना हो। सो जस्ट अ फ्यू पत्ताज ऑफ मिंट। ओए होए होए होए, ये आखिरी टच बस मैं जरा दूर से वो एक शेफ हैं जो ऐसे करके जो श्यूं करके जो फेंकते हैं। सो आखिरी टच मैंने वैसे दिया है जी। सो आई थिंक दिस इज इट। दिस इज माय ट्रिब्यूट टू नाइजेला लॉसन। This is a very, very exciting looking and I am very sure it's a very exciting tasting इफ्तार और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मुझे लग रहा है कि मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। सो जनाब आली, आई प्रेजेंट टू यू माय बीफ बैंगन fateh. And the perfect partner for my beef bangan fateh would be a thandi thar Coke. We are very pleased that we are partnering with Coca-Cola Pakistan for these Ramzan special episodes of Kusit in the Kitchen. और Coca-Cola Pakistan partner कर रहा है रिस्क फाउंडेशन के साथ। रिस्क फाउंडेशन के इनिशिएटिव के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं, प्लीज उनका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है। रिस्क फाउंडेशन पिछले 2 साल से कोका कोला पाकिस्तान के साथ पार्टनर कर रहा है, खुसूसन रमजान के महीने में, टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू नीडी पीपल। इस साल पिछले साल के सैलाब की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए रिस्क फाउंडेशन ऐसी फार्मिंग फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनकी फसलों के लिए बीज फराहम करके, जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की जमीन है। अगर आप रिस्क फाउंडेशन की इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज फॉलो द डायरेक्शंस गिवन इन द लिंक बिलो। आपसे मुलाकात होगी सिर्फ एक दिन के वक्फे से दोबारा यहीं पे खुसट इन द किचन में, एक नई रेसिपी के साथ और एक नई फिल्म के बारे में गपशप लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।